बुसरा साहिब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं, बिल्कुल भी आप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज के हम अहम और सनसनीखेज मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वफाकी काबीना का तलब करदा इजलास से। वफाकी काबीना में जो इजलास तलब किया है जिसमें आइनी तरमीम का मुसव्वदा ज़ेर गौर है। इन तरमीम में एक नई आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ जो है वो शामिल की गई है, जो मुल्की अदालती निज़ाम में अहम तब्दीलियां ला सकती है। उसके साथ जिक्र करेंगे हम साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त जो पीटीआई की जानिब से की गई है, जिसमें आबिद जुबैरी, शफकत महमूद और दीगर की जानिब से एक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को कालअदम करार देने की लिए जो है वो ये दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये तरमीम इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है और वफाकी हुकूमत को इन पर अमल दरामद से रोकने की इस्तदा जो है वो की गई है। ये अहम जो है वो मामलात है, ना सिर्फ मुल्की सियासत बल्कि आइनी और कानून के हवाले से भी इंतहाई हसासियत जो है वो रखते हैं। जो आज के प्रोग्राम में हम आइनी तरमीम के हवाले से जो है मुमकिन असरात और अदलिया की आज़ादी और उनके असरात पर जो और सियासी मैदान में इनके जो नताइज है उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दौरान जो है वो जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मुसर्रत नियाजी साहिबा, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या कहेंगी जो इस वक्त आइनी तरमीम के हवाले से जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है गैर मुय्यना मुद्दत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर मतलब एक थोड़े टाइम के लिए अगर मुलतवी किया गया है तो पार्लियामेंट के कई इजलास ऐसे हैं जो मुलतवी होते हैं और मुझे कभी उम्मीद है कि जब ये दोबारा इजलास होगा तो इंशाल्लाह ये आईनी तरमीम बिल पेश किया जाएगा, वो इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जो है ना वो उसका जो लाहे अमल होगा वो इंशाल्लाह आप सब देखेंगे कि वो इसी पार्लियामेंट से इंशाल्लाह ताला पास भी होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के जो मौजूदा मुसव्वदा है उस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और जितने भी दीगर हमारे लीडर्स हैं उन्होंने पहले ही अपने जो मशावरत की है अपने कानून साज जो लोग हैं, कानूनी मुशीर जो थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ब्रीफिंग दी है और बाकायदा उससे अगर जो भी उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो क्लियर किए गए। और मैं समझती हूँ कि अगर बेहतर अंदाज से जो मुशीर है, कानूनी मुशीर है, उन्होंने मशावरत की है और मशवरे दिए हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई ऐसा अछूत है कि इसको नहीं होना चाहिए। क्योंकि कवानीन असेंबली से पहले भी पास होते हैं और पार्लियामेंट के अंदर ही जो है कवानीन पास ही होते हैं और मैं समझती हूँ कि उन्हें इन चीज़ों से और कवानीन बनाने पर और कवानीन को पास करने से मैं नहीं समझती हूँ कि रोका जाना चाहिए और बेहतर होगा कि ये कानून कसरत राय से मंजूर हो जाए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह पार्लियामेंट से मंजूर होगा। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि ये आइनी तरमीम जो है वो अदलिया की आज़ादी को मुतासिर कर सकती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझती कि मुतासिर कर सकती है। इससे पहले कि आप देखें कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर कोई ये कहे कि इस्लाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ उन नथू कर दिया जाए, उन्हें नत्थी कर दिया जाए, तो मैं नहीं समझती कि वो चीज़ हो। आप साकिब नसार साहब के इक़दाम को उठा के देख लीजिए, इसी तरह से बंदियाल साहब के आप जो भी आईनी सब उन्होंने उठाए उसको उठा के लिए थी। मैं समझती हूँ कि जो भी इदारे हैं हमारे इदारों को, चाहे वो अदलिया का हो या दीगर कोई भी इदारे हो, वो अगर अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे तो मैं समझती हूँ कि ना तो आईनी और कानूनी हकूक पूरे होंगे। तो उंगलियां फिर उस तरह से उठती हैं जब हम अपनी हद से तजावुज करते हैं। तो हद से तजावुज नहीं होना चाहिए किसी भी इदारे को और एक लिमिट के अंदर रहकर काम करें तमाम इदारे, तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत बेहतर होगा। और जहाँ तक अगर हम गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो जनाब माजी में शिकवा रहा है। पाकिस्तान के टॉप लीडर, एक अजीम लीडर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद साहब को शहीद किया जाता है
और बाद में अगर तस्लीम किया जाए कि ये वो अदालती कत्ल था, तो क्या उस जैसा अजीम लीडर वापस तो नहीं आ सका ना। तो उस तरह की जो गलतियां कोताहियां यकीनन हुई हैं और बाद में अदलिया ने तस्लीम किया, तो उससे मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो हमेशा हम अपने इदारों, अदालती इदारे हों या कोई भी इदारे हैं हमारे, हम उनका एहतराम करते हैं और हम समझते हैं कि हर एक को अपने एक दायरा कार के अंदर रहकर काम करना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसे लॉ की हिमायत कभी भी नहीं करती है जो गलत होगा, जिसको हमारे कानूनी मुशीर उसको समझेंगे कि वो गलत है तो हम उसको इंशाल्लाह गलत कहेंगे, और जो ठीक होगा और वो पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस इदारे के लिए बेहतर होगा, हम उसकी हिमायत करेंगे। अच्छा, आईनी तरमीम से जो इख्तियारात की तकसीम है उस पर पीपल्स पार्टी क्या नुक्ता नजर रखती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि आईनी तरमीम से कोई किसी किस्म का कोई नुकसान हो सकता है या कोई अदलिया पे कोई कदगन हो सकती है या अदलिया कोई, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि सिर्फ एक किसी भी इदारे की लिमिट है, कोई लिमिट को क्रॉस ना करे, तो इस चीज को है। मैं नहीं समझ सकती कोई किसी किस्म का हमारा कोई खुदा न खास्ता, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुदा न खास्ता हमारा कोई अदलिया से या किसी किस्म का तसादुम हम चाहते हैं, हम तो हमेशा से इज्जत करते हैं और जब तक मेरी पार्टी के कायदीन हैं वो मशावरत के बगैर ना चलते हैं और ना समझते हैं कि हम किसी भी इदारे के साथ ना तसादुम चाहते हैं और ना ही हम चाहते हैं कि कोई बात गलत हो तो उसको हम गलत को गलत कहेंगे और जो ठीक होगी आईनी तरीकाकार के अंदर होगी, हम उसको फेवर करेंगे। अच्छा, फजलुर रहमान साहब को किस तरीके से मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब ने गिनती पूरी ना होने की जो है वो वजूहात भी बताई हैं और उन्होंने हिमायत भी नहीं की है, तो किस तरीके से आइंदा जो है वो मनाने की कोशिशें की जाएंगी इनको? आप जो सॉरी, आपकी मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। मौलाना साहब को किस तरीके से मनाने की कोशिशें की जाएंगी? बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत डिस्टर्बेंस। जी, हमारे साथ इस वक्त याया फरीदी साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है, उनकी तरफ जाएंगे। सर, आईनी तरमीम के हवाले से बताइएगा कि इसमें क्या अमेंडमेंट की वाकई कोई ज़रूरत आ पड़ी थी जिसमें ये तरमीम जो है वो की जा रही है? देखें, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की को जिस तरीके से टेबल में पास करने की कोशिश थी उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल उठता है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन की के साथ मुशावरात प्रॉपर तरीके से किए गए, इतना एक इम्पॉर्टेंट पैकेज है, वो भी पॉलिटिकल क्वेश्चन ज़रूर उठ सकते हैं। लेकिन इन सारे के सारे सवालात में ये कह देना कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा जुर्म होगा उस सारे 20 साल की स्ट्रगल का और उस लॉयर्स मूवमेंट की स्ट्रगल का जो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करती थी। देखें, मुझे नहीं पता कि हम क्यों घबरा रहे हैं कि अगर मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, और जुडिशल रिफॉर्म सिर्फ ये नहीं है कि सीआरपीसी या सीपीसी की किताबों के अंदर आप अमेंडमेंट्स कर दें। आपको अपनी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स, अपने जुडिशल स्ट्रक्चर, अपनी जुडिशरी के जो निज़ाम है उसको भी तब्दील करना होता है। आप पाकिस्तान को छोड़ दें, मेक्सिको की मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मेक्सिको के अंदर भी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का बड़ा प्रॉब्लम था, ड्रग कार्टल्स इन्फ्लुएंस करते थे, तो मेक्सिको ने अपने लॉ के अंदर तरमीम की और अब वहां के 6,500 जजेस की अपॉइंटमेंट डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होती है, मतलब आम आदमी वोट देता है कि वो किस जज को जाता है। दूसरी बात कि देखिए, मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस की ये बात है कि आपको स्पेशलाइज अदालतें हर लेवल ऑफ स्टेजेस पे बनानी पड़ती हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो या चाहे वो हायर कोर्ट्स हो। और अफसोस ये होता है कि बहुत से सीनियर कानूनदान, वो लॉयर्स जो लॉयर मूवमेंट में सबसे आगे थे, क्या लॉयर्स मूवमेंट सिर्फ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए मूवमेंट की गई थी या इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए की गई थी? तो अब इस पस मंजर में जब ये सवाल उठता है तो ये 43 अमेंडमेंट्स हैं। ये सिर्फ कोई एक अमेंडमेंट नहीं है जिसमें कह दिया हो कि जस्टिस काजी फायज ईसा कोर्ट के टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया जाए या किसी एक बंदे को या किसी एक पार्टी को। अगर आप इन 43 अमेंडमेंट्स को पढ़े तो ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रही है। और हम सिर्फ एक काम करते हैं कि हम कंटेंशियस इश्यूज की बात नहीं करते, अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं जो इस अमेंडमेंट्स के अंदर आ रही है। फॉर एग्जांपल देखिए, हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस का इशू हमेशा से रहा है, लेकिन आपका कानून कहता है कि अगर मिसकंडक्ट होगा तो जब ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई एक्शन ले पाएगी। अभी इस तरमीम में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आपने इख्तियार दे दिया है कि वो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के ऊपर भी हाई कोर्ट के किसी जज को जो है वो रिमूव कर सकती है। साथ साथ देखें, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि 12 दिन के अंदर अपील्स आपने डिसाइड करनी है। क्या इसमें कोई गलत तरमीम है? ये साथ साथ आपने कहा है कि हाई कोर्ट
सुओ मोटो एक्शन नहीं लेगी, ये इसके ऊपर बड़ी एम्बिग्विटी थी। अब आ जाते हैं उन बातों पे जिसके ऊपर बड़ा इख्तलाफ आ रहा है पीटीआई से और कुछ सीनियर वकला से। देखें, क्या आप सीनियरिटी को फॉलो करना चाहते हैं या आप अच्छे जज लेकर आना चाहते हैं? अगर आपके पास 3 जजेस के पूल में से कोई अच्छा जज मिले तो क्या आप वो चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि जो भी बस सीनियर है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या वो नहीं है, चाहे किसी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, चाहे किसी जज ने डिस्पोजल ऑफ केसेस अच्छे किए या ना किए, आपने बस उसको ही लगाना है? अच्छा, याया फरीद साहब ये बताइएगा, आईनी तरमीम के जो कानूनी मयारात हैं और हुदूद हैं वो क्या हैं? देखिए, ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ये कोई पहली बार किया नहीं हो रहा, ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है। तो पहले भी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट्स की हैं। जब भी पार्लियामेंट को नजर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई एम्बिग्विटीज हैं या कोई सुप्रीम कोर्ट की कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ जाती हैं, तो पार्लियामेंट के लिए जरूरी हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। अब इसके साथ बारी बारी जोड़ा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक स्ट्रक्चर है और उस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जा रहा है। कोई इस तरमीम से सुप्रीम कोर्ट को खत्म नहीं किया गया, सिर्फ यह कहा गया है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 60,000 केसेस पेंडिंग है। क्या आप नहीं चाहते कि इन 60,000 केसेस की पेंडेंसी खत्म की जाए? ये पेंडेंसी कैसे खत्म होगी? ये तो 2 ही सूरत हाल में खत्म होगी, या तो सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन कम कर दे, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मकदार बहुत ज्यादा कर दे, 17 से इसको 40 पे ले जाए, 50 पे ले जाए। इस तरमीम में एक्चुअली में आपने ये दोनों काम किए कि आपने एक तरफ कहा है कि हम एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाते हैं जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की होगी, वो जजेस सुप्रीम कोर्ट से ही पिक किए जाएंगे और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को डिसाइड करेगी। ये कहीं नहीं कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो खुद फैसले करना शुरू कर देगी। साथ आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो ऑर्डिनरी लिटिगेंट का केस है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट, आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई आर्मी एक्ट के ऊपर प्रोसीडिंग्स हो रही है तो फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जिनके केसेस 2-2, 3-3 साल से पेंडिंग पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतनी बर्डन है, सुप्रीम कोर्ट पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस फाइल होती है, पिटिशंस फाइल होती है कि सुप्रीम कोर्ट बाकी काम करे या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को देखे। तीसरी बात देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स नहीं होते। कुछ उनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ क्रिमिनल साइड के होते हैं, कुछ सिविल साइड के होते हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17 के जजेस की जो ओपिनियन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन होगा? तो आपको एक बॉडी साथ क्रिएट करना जरूरी है। अब हम कह देते हैं इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी अगर पार्लियामेंट का रोल आ जाएगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। देखिए, अमेरिका से बड़ी डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। अमेरिका में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन रखता है? वो तो अमेरिकी सदर करता है। उसको कंफर्म कौन करता है? सेनेट करती है। तो अगर अमेरिका में इंडिपेंडेंस उनकी हार्म नहीं हुई, तो अगर हमारे मुल्क में एक नेशनल असेंबली की कमेटी बन जाए जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की का रोल हो और वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से अपॉइंट कर रही है। लेकिन तरमीम में ये कहीं नहीं कहा गया कि नेशनल असेंबली अपने मन पसंदा जजेस को लगाएगी चीफ जस्टिस। 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से जिनकी इवैल्यूएशन होगी, जो उनको लगता है कि मेरिट पे बनते हैं, कुछ तो इवैल्यूएशन होनी चाहिए जिस तरह आपके बाकी इदारों में होती है। अब एक और बात को ले लेते हैं, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जी एक टेन्योर फिक्स कर दिया गया है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का 3 साल का। देखिए, क्या आप चाहते हैं कि एक आपका जज आए 18 दिन के लिए, एक जज आए 8 साल के लिए, एक जज आए 9 महीनों के लिए? वो आसिफ सईद खोसा भी आए थे जो कह रहे थे कि मैं एक डैम बनाऊंगा ये पेंडेंसी ऑफ केसेस का, लेकिन क्या करते, 8 महीने बाद उनका ही खत्म हो गया टेन्योर। तो आपको कोई तो सर्टेनिटी चाहिए कि अगर कोई जज आ रहा है, वो जुडिशियल रिफॉर्म्स करना चाह रहा है या उनके पास कोई विजन है फॉर देयर जुडिशरी, कोई टाइम तो मिले। जवाद ख्वाजा जैसे इतने ब्रिलियंट जज को सिर्फ 18 दिन मिले, लेकिन बहुत से जजेस हैं जो 8-8 साल रहे, जैसे कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, क्या नहीं उन्होंने कर दिया, सारा कुछ चेंज करके आज तक हम उसके आफ्टर इफेक्ट्स को याया साहब ये बताइएगा, अगर ये आईनी तरमीम पास हो जाती है तो उसके बाद के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश करना, क्योंकि देखिए अब इस तरमीम में ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 199 जो हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन है, उसकी अपीलें भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगी। तो आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोई 3 या 4 जजेस से तो नहीं बन सकता। अभी तो मिनिमम उन्होंने कहा है कि 5 होंगे, कि चारों सूबों से एक
और एक चीफ जस्टिस, तो आपको लेकिन बेंचेस बनाने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा, तरमीम ये कहती हैं कि जो भी पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनको ट्रांसफर करना होगा टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो ये जो ट्रांसफर होगी, उसको ट्रांसफर को उसको भी देखना होगा। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि ये चैलेंजेस जरूर आएंगे जब आप एक नए कोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सारे अमेंडमेंट्स को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये हमारे सीनियर वकला भी इन अमेंडमेंट्स को पढ़े बगैर सिर्फ मीडिया की सोर्सेज से जो खबरें ले लेते हैं कि शायद ये अमेंडमेंट्स काजी फाइज ईसा के लिए बनाई जा रही। ये देखिए काजी फाइज ईसा के लिए कैसे बनाई जा रही हैं। अगर तो सुप्रीम कोर्ट की जज के टेन्योर 3 साल हो गया तो, और सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस का पावर ही चली गई है, तो हुकूमत तो कभी काजी फाइज ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट में रहने नहीं देगी। तो फिर ये किस तरीके से अमेंडमेंट्स काजी फाइज ईसा के लिए की गई? इसमें तो बहुत सी चीजें थी। देखें, आपके पास एक जुडिशल कमीशन था, एक पार्लियामेंट्री कमीशन था, लेकिन वो कुछ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जजमेंट और फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आपने पार्लियामेंट्री कमेटी खत्म कर दी। यहाँ पे आपने एक कमीशन क्रिएट किया है, उस कमीशन के 13 मेंबरान हैं। 13 में से 6-7 जो है वो सुपीरियर जुडिशरी से हैं, 5-6 जो है वो आपके 2 आपके सेनेटर्स हैं, 2 MNAs हैं, और वो भी ऑपोजिशन से भी है, ट्रेजरी बेंचेस से भी हैं। तो आपको एक्चुअली में एक यूनानिमस बॉडी चाहिए जिसमें ऑपोजिशन भी हो, वकील भी हो। अच्छा, याया फरीद साहब हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, बताइएगा, मौलाना साहब नाराज है और बज़िद हैं कि इस वक्त हम हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, किस तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब नाराज हैं या मौलाना साहब और हम कुछ बातों पे बनने में थोड़ी देर कर रहे हैं, पर यस, डेडलॉक खत्म हो चुका है, बातचीत है, पर कोई हमने मुस्बत रिटर्न उनकी बातों में नहीं देखा। शुरू में कुछ उनने हमसे अच्छी अच्छी बातें की कि हम जब उनसे शेयर कर लेंगे और कुछ उनके शर्त शराइत उसमें ऐड कर देंगे तो वो वोट करने के लिए तैयार हैं। तो अब हमने जो उनके शर्त शराइत थे, कुछ जो जायज चेंजेस थी, वो हमने डाल दी हैं। और उसके बाद फिर आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को उनसे मिलने जाना था। जी, आज भी अगर मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 घंटे पहले मुलाकात की है, मुर्तज़ा वहाब और दीगर जो रहनुमा है वो भी उनके हमरा मौजूद थे, मुलाकात हुई है, तो उसका पस मंजर क्या आ सकता है? मैं समझता हूँ ये मीटिंग के बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि अगर बात है सिर्फ जो उनको फ्लॉज नजर आ रहे थे और जिन चीजों पे हमने भी एग्री किया कि किसी हद तक उन फ्लॉज को हटा के बेहतरी लाई जा सकती है, तो उनको खुश करने के लिए और एक जायज उनकी जो डिमांड हमें समझ में आई, वो डिमांड पूरी तो हमने कर दी है। और हमने सिर्फ नहीं बल्कि हुकूमत ने हमने साथ बैठ के मुशावरत के साथ वो चीजें ऐड कर दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर यही उनकी डिमांड थी और यही बात पे वो कोई अपने शिकायतें दर्ज करा रहे थे, तो शिकायतें हमने दूर कर दी है, तो असूलन तो मेरे ख्याल से अब कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। पर अगर ये सिर्फ टाइम गेन था और उनको इंटरेस्ट है ही नहीं। अच्छा तैमूर साहब, ये बताइएगा कि जितनी कोशिशें बिलावल भुट्टो जरदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, भागम दौड़ी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से ये आईनी तरमीम पास हो जाए, तो वो इतनी कोशिशें क्यों की जा रही हैं बिलावल साहब की जानिब से, इतनी मुलाकातें कि ये तरमीम जो है वो पास ही हो, ये रिजेक्ट ना हो सके? अभी हमें 2 मेन इश्यूज हमारे मुल्क को जो है फेस है। वो पहला इशू है इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, जिसके लिए भी बिलावल साहब, सदर साहब अपनी कोशिशें उरूज तक लेके गए हैं कि ये मसले मसाइल हल हो और हुकूमत के साथ बैठ के एक बेहतर पॉलिसी बनाई जाए। और दूसरा जो हमारा पहलू है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जो बढ़ सकती है, उसको खत्म करने के लिए चेयरमैन साहब को पता है कि इन चेंजेस को लाना, ये लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट्स लाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इन मसले मसाइल को हल करने के लिए बिलावल साहब अपने अंत तक कोशिशें उनकी जारी है और जारी रहेंगे। मैं समझता हूँ जिस जोश जज्बे से वो ये मेहनत कर रहे हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला ये करके दिखाएंगे। अच्छा तैमूर साहब, ये लोग कह रहे हैं, मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं कि
ये कोशिशें की जा रही हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में वज़ीर आज़म के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि ये अगर हम ये अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और ये आईनी तरमीम पास कर दें तो हो सकता है कि अगला चांस वज़ीर आज़म का हो बिलावल साहब का। देखिए जी, वो तो बिना किसी शक शुबे के, विदाउट एनी डाउट, बिल्कुल हमारी कोशिश है कि अगले चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वो प्राइम मिनिस्टर बने, और मुझे उम्मीद है कि अगले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ही होंगे। तो वो एक सेपरेट चीज है, उसकी कोशिशें तो हम पूरी पार्टी कर रही है, सदर गुजारी कर रहे हैं, वो खुद करें। पर मैं समझता हूँ ये जो अभी तरामीम लाई जा रही है, इनका उनके प्राइम मिनिस्टर से बनने से ताल्लुक नहीं है, फिर इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये मिन्नतें की जा रही है। तो सर क्या लग रहा है कि ये गैर मुइना मुद्दत के लिए ये मुलतवी कर दिया गया इजलास, तो मुमकिन तौर पे कब ये इजलास हो सकता है? देखिए, वज़ीर आज़म जब अमेरिका से वापस आ जाए जब होगा? कई दिन ये इजलास नॉन स्टॉप चलता रहा और हम इंतजार में थे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे को तो इजलास होता नहीं है, संडे को तो इजलास होता नहीं है। तो हमने तब भी कोशिश की कि ये शराइत पूरे हो जाएं और हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं और बाकी पार्टियों के रुकनी हैं, मौलाना साहब हैं, मेंगल साहब हैं, वो सारे एक पेज पर आ जाएं। तो जो हमने देखा है कि इतना अरसा गुजर गया है और अभी तक ये नहीं हुआ है, और MNS भी बड़े अरसे से इस्लामाबाद में ही कयाम करके बैठे रहते हैं, उन सबको भी ब्रेक की जरूरत थी। तो हमने फिलहाल इस असेंबली के सेशन को एडजर्न कर दिया है, और मैं समझता हूँ जब भी हमें ये लगेगा इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कि ये हमारी जो है सारी चीजें सेटल डाउन हो गई हैं और सब वोट करने को तैयार हैं, तो एक मैं समझता हूँ चंद दिन के अंदर भी, हफ्ते के अंदर भी, घंटों के अंदर भी फिर से इजलास को कॉल कर सकते हैं। अच्छा तैमूर साहब, इतवार के रोज़, एक तो छुट्टी का रोज़ था और इतवार के रोज़ रात की तारीखी में ये कोशिश की गई कि मौलाना साहब राज़ी हो जाएं और ये तरमीम पास हो जाए, मगर मौलाना साहब बजिद थे कि मुझे जब तक मुसव्विदा पेश नहीं किया जाएगा मैं जो है वो कोई बात नहीं करूँगा, और जब तक कानूनी माहिरीन से बात नहीं होगी, जब तक ये आइनी तरमीम पास नहीं होगी। फिर इन दी एंड ये हुआ कि वो मुलतवी कर दिया गया गैर मुइना मुद्दत के लिए। तो ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा या आवाम के लिए भी कोई बात की जाएगी? देखिए, अभी यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई जो मुझसे पहले बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। ये हैरत होती है कि जब किसी को पता ही नहीं था कि कौन सी तरामीम आ रही हैं, क्या अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तब भी हर कोई अपनी स्पेकुलेशन करके, बड़ी बड़ी जमातों के लीडर अपनी स्पेकुलेशन कर रहे थे, बड़े बड़े वकील कुछ जाने बगैर अपनी स्पेकुलेशन कर रहे थे। तो ये बड़ी अनजस्ट और अनफेयर थी। जब तक आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, तो आप उसको कैसे अपोज या सपोर्ट कर सकते हैं? यू सपोज टू वेट फॉर इट। तो उसी तरह से हमें जो है इन सब चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद मैं समझता हूँ उस पर कमेंट करना जायज होगा। अच्छा तैमूर साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई मंसूर अली शाह जो है उनसे खौफ है पीपल्स पार्टी को? कि जजेस की जो एज है वो बढ़ी जा रही है। मैं तो कहीं नहीं सुना कि वन पॉइंट एजेंडा है किसी को बढ़ाने का। मैं समझता हूँ पिक्चर इससे बहुत बड़ी है और पिक्चर से बहुत वास्ट है, और इस मुल्क के फ्यूचर के लिए, इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, आज के लिए, 5 साल बाद के लिए और 50 साल बाद के लिए चीजें सोची जा रही है। ये शॉर्ट टर्म की नहीं, ये बहुत लॉन्ग टर्म की चीज है। अच्छा, पीपल्स पार्टी PTI की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है कि ये कालादम जो है वो की जाए इस तरमीम को, तो उस पर क्या कहेंगे? रिपीट कीजिएगा। PTI की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसको ये कहा गया है कि ये कालादम जो है वो करार दिया जाए ये इस तरमीम को। मैं समझता हूँ ये जो 6 या 7 वकला हैं जिन्होंने ये जमा कराई है, ये मेरे साथ से पहली हियरिंग पे ही रद्द की जाएगी, क्योंकि इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, और कोई भी ऑनरेबल जज बगैर किसी चीज को जाने में उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, ना उसके खिलाफ कर सकता। तो ये रद्द होने वाली है और रद्द ही होगी। ऐसी बहुत सी कोशिशें ये करते रहते हैं और ये करते रहेंगे, परंतु ये कोशिशें नाकाम होती हैं और होती रहेंगी।
और सर ये सेनेट का जो इजलास था उसमें क्या बात हुई, उसमें मौलाना साहब उसमें भी जो है ना वो उनको मनाने की कोशिश की गई मगर वो माने नहीं, तो किस तरीके से चीज़ें जो है ना वो बेहतर की तरफ जाएंगी, मुलाकात किस तरीके से, और आप लोगों ने जो हुकूमत है उसने उनको मुख्तलिफ वजारतें और ये भी ज़रा बताते हैं कि ऑफ़र भी की गई है मगर वो फिर भी नहीं मान रहे। देखिए कि अभी इस टाइम पर तो मैं नहीं समझता हूँ कोई वजारत या कोई चीज की गई है, पर यस सदर जरदारी की जिनसे मुलाकात अभी हुई थी उससे पहले भी हुई थी, और इलेक्शन के बाद भी हमने कोशिश की थी, हमारी पार्टी ने ये कोशिश की थी कि मौलाना साहब भी हमारे साथ खड़े हों और मौलाना साहब की जो जमात है वो हुकूमत में आए। और हमने ये भी कहा था कि जो वजारतें नून लीग हमें देना चाहती है वही वजारतें मौलाना साहब को दी, पर जो उनकी डिमांड्स थी उसको बहुत ज्यादा थी, तो हमें भी जायज नहीं लगी, और जो उनको मिल रहा था वो समझे कि वो उनके हिसाब से जायज नहीं है। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से मौलाना साहब ना देख रहे हो तो बेहतर है, और मुझे उम्मीद है कि नहीं देख होंगे। अभी फिलहाल उनको सिर्फ ये देखना चाहिए जो हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, क्या वो इस मुल्क के फायदे में है या नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपका, अपने पाक अफेयर्स को अपना कीमती वक्त दिया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को दोबारा उसका आगाज़ करते हैं। आईनी तरमीम जो की जा रही है इसके लिए हुकूमत कोशिश सरतोड़ कोशिश जो है वो कर रही है, क्या वो पास होगी या नहीं होगी, इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं।